Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड में आयोनिक सॉलिड्स के अंतर्गत बॉर्न हेबर साइकिल के यूजेज के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ में ही डिस्कस करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ लैटिसी एनर्जी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉर्न हेबर साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और साथ ही हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिसी एनर्जी। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉर्न हेबर साइकिल के क्या उपयोग हैं। तो आप देखिए इसका जो फर्स्ट यूज है वो ये है कि कई तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जनरल मेथड्स द्वारा ज्ञात कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसा तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बॉर्न हेबर साइकिल की सहायता से आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे? ये इक्वेशन दी हुई है E बराबर Q प्लस एस प्लस आई प्लस 1/d माइनस U0। यहाँ पर जो U0 है वो जालक ऊर्जा है और इसका मान बॉर्न समीकरण से n मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो जनरल विधियों के द्वारा ज्ञात करना बहुत कठिन है, लेकिन इसके द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो फर्स्ट यूज तो बॉर्न हेबर साइकिल का ये है। सेकंड जो उपयोग है वो ये है कि इसकी सहायता से आयनिक यौगिकों के जो स्थायित्व हैं, बॉर्न हेबर साइकिल की सहायता से आयनिक यौगिकों के स्थायित्व को भी आसानी से समझा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम MgO का एग्जाम्पल लें जो कि एक बहुत ही स्थायी कंपाउंड है, जबकि हम ये जानते हैं कि Mg से Mg2+ आयन प्राप्त करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन से O2- प्राप्त करने में भी बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन Mg2+ और O2- के संयोग से MgO के बनने में बहुत सारी जालक ऊर्जा मुक्त भी होती है। अगर आप इन निम्न समीकरणों को आप देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर Mg से Mg2+ आयन प्राप्त करना, Mg से क्या हो रहा है माइनस ई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये किस में बदल रहा है Mg+। तो यहाँ इसकी आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो हो गई आपकी 737 किलो जूल प्रति मोल, और उसके बाद फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो Mg+ - ई, तो ये Mg2+ में कन्वर्ट हो गया। तो और आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसकी वैल्यू पहली वाली वैल्यू से IP1 से IP2 की वैल्यू और अधिक है। और अगर इसमें से हम एक साथ ही दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Mg से तो Mg2+ हो गया और ये IP इसकी और भी अधिक आ गई। आप देखेंगे कितनी हो गई ये 2187 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार से O से O2- प्राप्त करना, तो आप देखिए ऑक्सीजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो O- बन गया और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है -142 किलो जूल प्रति मोल। आप देख रहे हैं E1 के लिए माइनस आ रहा है और E2 के लिए प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ऋण आवेशित है और उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। तो O- प्लस E- क्या हो जाएगा O2- और E2 बराबर हो गया 772 किलो जूल प्रति मोल। और अगर एक साथ आप दो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो होगी 630 किलो जूल प्रति मोल। अब आप तीसरा स्टेप देखें, Mg2+ ये यहाँ बना हुआ है और इसी प्रकार से O2- ये हमने इनके माध्यम से बनाया से आयन युग्म जब बनेगा तो जो टोटल U0 होगी चालक ऊर्जा होगी वो Mg2+ प्लस O2- Mg2+ O2- से वो चालक ऊर्जा आएगी 3912 किलो जूल प्रति मोल। इसी कारण MgO के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन Q का मान है
वो अत्यंत ऋणात्मक -601.66 किलो जूल प्रति मोल हो जाता है, जो कि MgO को एक स्थायी यौगिक बनाता है। इसी प्रकार से NaCl तो बनता है किंतु NaCl2 नहीं बनता, MnCl2 बनता है किंतु MnCl नहीं बनता। इन सब का स्पष्टीकरण बॉर्न हेबर साइकिल की सहायता से हमको मिल जाता है। इस चक्र का उपयोग करते हुए यदि Q का मान ऋणात्मक आता है तो यौगिक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, और Q का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि Q की वैल्यू जो आ रही है आपकी, Q क्या है आपका, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब क्रिया की जो ऊष्मा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन अपक्रिया ऊष्मा, वो Q है। तो अपक्रिया की ऊष्मा अगर आपकी ऋणात्मक आती है तो आपका यौगिक बनेगा, और ऋणात्मक आने के साथ ही जितनी अधिक ऋणात्मक आएगी वो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। और अगर Q का मान ऋणात्मक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका यौगिक नहीं बनेगा। तो दूसरा इसका उपयोग ये था। तीसरा इसका उपयोग है प्रोटॉन एफिनिटी में, प्रोटॉन बंधुता में। प्रोटॉन बंधुता का मान भी बॉर्न हेबर साइकिल की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? जब एक ऋणायन जब प्रोटॉन से जुड़कर अम्ल का अणु बनाता है तो इस प्रोसेस में ऊर्जा निकलती है, और यही ऊर्जा क्या कहलाती है? प्रोटॉन बंधुता कहलाती है। देखिए X माइनस प्लस H प्लस, अम्ल से जुड़ रहा है, H प्लस है तो ये HX बन गया, और Pa क्या है आपकी? पोटेंशियल एफिनिटी, प्रोटॉन बंधुता। इसके लिए बॉर्न हेबर साइकिल निम्न प्रकार का होगा। देखिए -D बराबर +I - E - Pa, और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो Pa बराबर ये क्या हो जाएगा? +I प्लस ये -D इधर जाएगा तो +D हो गया, और -E। इस प्रकार हम प्रोटॉन बंधुता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से देखिए कि X की प्रोटॉन बंधुता के लिए बॉर्न हेबर साइकिल, आप देखिए यहाँ पर ये H गैस रूप में है और ये X ये भी गैस रूप में है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा क्या हो रहा है? H प्लस में कन्वर्ट हो गया, और इसी प्रकार से जो X है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा ये X माइनस में कन्वर्ट हो गया, और जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो ये H प्लस और X माइनस के रूप में बन जाएंगे, और ये -Pa, और अगर ये डायरेक्ट है तो -D। D क्या है यहाँ पर? HX की वियोजन ऊर्जा। उदाहरण के तौर पर अगर हम और देखें, अमोनिया NH3 के लिए प्रोटॉन बंधुता का मान किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है? तो आप देखिए ये NH3 है और ये H प्लस इसमें जुड़ा तो क्या हो गया? NH4 अमोनियम आयन बन गया, और डेली क्या हो गया? NH3 की प्रोटॉन बंधुता। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक साइकिल की आवश्यकता पड़ेगी। NH3 के लिए प्रोटॉन बंधुता के लिए बॉर्न हेबर साइकिल किस प्रकार से? देखिए ये NH3 प्लस HCl दोनों गैस अवस्था में। अब NH3 का अगर डिसोसिएशन किया HCl के साथ तो NH3 प्लस H प्लस Cl, फिर IE तो NH3 ये H प्लस में कन्वर्ट हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा प्लस Cl, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा क्या हो गया? जो Cl है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो NH3 प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, और U0 होगा वो NH4Cl के रूप में ये यहाँ पर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर डायरेक्ट डेल H देखें तो ये NH4Cl बन रहा है। इस प्रकार अमोनियम क्लोराइड की जो संभवन ऊर्जा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है या बनने की एंथैल्पी डेल H है, इसकी जालक ऊर्जा HCl की वियोजन ऊर्जा, H की आयनन ऊर्जा और IE व Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता Ea के मानों की सहायता से अमोनिया की प्रोटॉन बंधुता को सुगमता से कैलकुलेट किया जा सकता है। विभिन्न मानों को रखने पर अमोनिया की प्रोटॉन बंधुता का मान -895 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होता है।
इस प्रकार के अमोनियम क्लोराइड व अमोनियम आयोडाइड के साइकिल से भी अमोनिया के प्रोटॉन बंधुता का मान -895 किलोजूल प्रति मोल ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बॉर्न हेबर साइकिल के क्या क्या उपयोग थे। तो उनमें पहला उपयोग था हमारा कि इससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा था इससे यौगिक के स्थायित्व का पता लगाया जा सकता है। तीसरा है प्रोटॉन बंधुता कैसे निकाली जा सकती है, और हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझा। अब है आपके जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लेटेसी एनर्जी। लेटेसी एनर्जी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो पहला जो अनुप्रयोग है वो है कि इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता, अपक्रिया ऊष्मा आदि ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन का क्या यूज हुआ कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता और हीट ऑफ फॉर्मेशन आदि को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इसकी हेल्प से हैलोजन तत्वों की तुलना में क्लोरीन के विशेष गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। किसकी सहायता से? जालक ऊर्जा की सहायता से। किसके गुणों के, विशेष गुणों की व्याख्या कर सकते हैं? हैलोजन तत्वों की तुलना में क्लोरीन के विशेष गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा है धात्विक हाइड्राइड, पॉलीहेलाइड, परऑक्साइड एवं सुपर ऑक्साइडों के स्टेबिलिटी की व्याख्या भी हम जालक ऊर्जा के आधार पर कर सकते हैं। तो आपने ये तीन एप्लीकेशंस देखी। इन तीनों में हमने देखा कि इनका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन का उपयोग जालक ऊर्जा के रूप में हो रहा है। चौथा है कि धात्विक क्लोराइडों में धात्विक परमाणु उच्च ऑक्सीजन अवस्था में रहते हैं, जबकि आयोडाइडों में कम। इस बात की व्याख्या भी जालक ऊर्जा के आधार पर की जा सकती है। कई बार पूछा जाए कि क्या कारण है कि धात्विक परमाणु में उच्च ऑक्सीजन अवस्था में धात्विक क्लोराइड रहते हैं जबकि आयोडाइडों में कम। तो ये जालक ऊर्जा के आधार पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पांचवा है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, को भी हम जालक ऊर्जा के मान से ड्राइव कर सकते हैं। छठवीं इसकी एप्लीकेशन है 6 नंबर की, जो मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड हैं वो जल में कैसे हैं? सोल्यूबल होते हैं, जबकि कुछ कैसे होते हैं? एविले भी होते हैं। आयनिक यौगिकों की विलयशीलता अथवा एविलेता दोनों ही किसके आधार पर समझाई जा सकती है? जालक ऊर्जा के आधार पर समझाई जा सकती है। सातवां है आयनिक यौगिक कठोर एवं अवाष्पशील होते हैं। इनके इस गुण की व्याख्या भी जालक ऊर्जा के आधार पर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आयनिक यौगिकों की गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। इसका कारण भी जालक ऊर्जा ही है। अतः जालक ऊर्जा के आधार पर इसे भी समझाया जा सकता है कि यौगिक आपका कठोर है, अवाष्पशील है, इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक हैं। इसका क्या कारण है? तो इसके आधार पर हम इन सब चीज़ों को समझा सकते हैं। तो आज हमने जिन जिन के बारे में डिस्कस किया था उनमें सबसे पहला था बॉर्न हेबर साइकिल के एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस में आपने देखा था 3 एप्लीकेशन थे इसके। एक तो ये था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा ये था कि यौगिक की स्टेबिलिटी और अस्थायित्व के बारे में ये बताता है। और तीसरा था कि उसकी प्रोटॉन बंधुता को आप बॉर्न हेबर साइकिल के से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके एप्लीकेशंस थे। एप्लीकेशंस में आपने देखा कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो रहे थे। तो एक तो ये तीनों चीज़ों को आसानी से ज्ञात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता और अपक्रिया ऊष्मा को। दूसरा ये बता रहा था कि जो क्लोरीन है उसके जो विशेष गुणों का क्या कारण है उसकी भी ये व्याख्या करता है। तीसरा जो जितने भी हाइड्राइड हैं, हेलाइड हैं, परऑक्साइड हैं, सुपर ऑक्साइड हैं, उनकी स्टेबिलिटी की भी ये व्याख्या करता है। चौथा कि जो आयोडाइड है वो धात्विक क्लोराइडों में से कैसे कम अवस्था में रहते हैं।
तो उसकी भी व्याख्या कर रहा था। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी की भी ये व्याख्या करता है, और विलयशीलता की व्याख्या करता है। साथ ही ये आयनिक यौगिक के कठोर और अवाष्पशील, अधिक गलनांक और क्वथनांक, इनकी भी व्याख्या करता है। तो इन सब का जो कारण है वो केवल एक ही है, जालक ऊर्जा। तो ये सारे के सारे आपके जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग थे।